गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के बोल चैनल पर आपका स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए संगत जी जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी वाणी सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, उसके साथ स्वयं का भी मन आनंदित हो जाता है। और ठीक ही कहा है, मीठा बोले नम्र रहे, मीठा बोले नम्र रहे। सभी के स्नेही कितने दिन का जीव, ना कितने दिन की देह जी। हाँ संगत जी, हमें गुरु जी भी यही कहा करते थे कि सभी से प्रेम करो, प्यार से बात करो, क्योंकि संगत जी लाइफ इज वेरी अनसेटेबल। हमें नहीं पता कितने दिन का जीवन है, कितने दिन हम इस संसार में हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी की मिठास से सबको शीतलता देनी चाहिए। जैसे सुनने वाले को सुकून मिले, ठीक वैसा ही सुकून जो हमें सत्संग सुनकर प्राप्त होता है। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और गुरु जी संगत जी की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, गुरु जी का ध्यान करके पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी, और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप 2 फरवरी में। और यह भी मुझे गुरु जी ने खुद बुलाया था और संगत जी मैंने वहां जाकर महसूस किया है, देखा है कि गुरु जी जिसको बुलाते थे वही गुरु जी के दरबार में जा पाता था। अगर गुरु जी की मर्जी ना हो तो, गुरु जी की आज्ञा ना हो तो कोई व्यक्ति वहां जाकर दोबारा भी नहीं जा पाता था। तो सब गुरु जी की कृपा से ही वहां पर दर्शन होते थे। अब मेरे एक अंकल आए चंडीगढ़ से, मिस्टर R.P. जोशी, मेरे फादर के फ्रेंड थे। वो दिल्ली आए, आकर मुझसे मिले। वह हमारे घर आए, बैठे और बातों ही बातों में गुरु जी का जिक्र निकला और उन्होंने अपनी पॉकेट से गुरु जी का स्वरूप निकाला और कहा कि बेटा प्रदीप, आप गुरु जी के यहाँ पर जरूर होकर आना। और कहा सिमेरोली में गुरु जी का दरबार लगता है, वहाँ बहुत संगत आती है, वहाँ पर गुरु जी का दर्शन करके आओ और वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती है। और संगत जी, मैंने वो उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। अब थोड़ी दिनों बाद वह अंकल दोबारा आए घर पे और फिर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रदीप, तुम जाकर आए गुरु जी के यहाँ या नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं अंकल, मैं गुरु जी के यहाँ नहीं गया। और फिर संगत जी, इस बीच मेरे एक रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको गुरु जी के यहाँ लेकर चलता हूँ। मैंने सुना है वहाँ सबको ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ सबका उद्धार होता है, सबके रुके काम बनते हैं। और वहाँ दरबार में गया, गुरु जी के चरण स्पर्श किए और जाते ही जब चरण स्पर्श किए तो गुरु जी ने मुझे कहा कि तेरा एडमिशन कर देता। और गुरु जी ने फिर आगे मुझसे कहा कि यहाँ आंधे रहो। और गुरु जी ने एडमिशन कर दिया था। तो गुरु जी से ऐसी लगन लगी कि आज तक मैं गुरु जी के यहाँ जाता हूँ और लगातार 2000 से गुरु जी के पास जाते रहे, दर्शन करते रहे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहे। बहुत आनंद आता था। गुरु जी के अंदर से एक फ्रेगनेंस थी, खुशबू थी। गुरु जी शिव रूप थे, गुरु जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, गुरु जी शिव का रूप थे, गुरु जी साक्षात भगवान है। और जब गुरु जी चलते थे संगत जी, तो उनके अंदर की जो फ्रेगनेंस थी वो ऐसी फैल जाया करती थी जैसा लगता था कि बहुत सारी इत्र की शीशी पड़ गई हो। और कोई इत्र नहीं था, वो कोई इत्र की खुशबू नहीं थी, वो गुरु जी की एक रूहानी खुशबू थी जो गुरु जी के अंदर से ही आती थी। ऐसे हमने गुरु जी के दरबार में बहुत चमत्कार देखे। एक दिन हम गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे तो हमने देखा कि गुरु जी के दरबार में
बैठे बैठे अपने सर पे एक चुन्नी जैसा कपड़ा बांधा। अपने सर पे हम सोच में पड़ गए कि क्या बात है, आज गुरुजी के सर में दर्द हो रहा है, क्या ये गुरुजी कपड़ा क्यों बांध रहे हैं। अब संगत जी, मेरी आंखों देखा हाल है। गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और मेरे देखते ही देखते गुरुजी के हाथ में करीब 2 से 3 किलो का प्रसाद का गोला उनके हाथ में आ गया और हमें बहुत आश्चर्य हुआ। हम सोच में पड़ गए कि यह क्या चीज़ है। वहीं पर अरुण शौरी जी, मेनका गांधी सब वहीं बैठे थे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, बुद्धिजीवी, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वहीं बैठा करते थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, सब कुछ गुरुजी के दरबार में ही होते थे। और वह प्रसाद गुरुजी के अरुण शौरी जी को दिया और कहा कि ऊपर से प्रसाद लेकर आया हूँ, ब्रह्मा जी से ये सारी संगत को बांट दो। और संगत जी, वो प्रसाद हमें भी नसीब हुआ, हमने भी ग्रहण किया और उस प्रसाद से हमारा बड़ा बेड़ा पार हुआ। और देख के मन बहुत खुश हुआ कि जो कर रहे हैं गुरुजी अच्छा कर रहे हैं। एक बार संगत जी, दरबार में हमने देखा कि गुरुजी की आंख से एक रोशनी निकली और वो रोशनी इतनी तेज थी जैसे 11,000 वट की कोई रोशनी निकली। और जब वो रोशनी मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने उस रोशनी को देखा और वो अंदर तक रोशनी गई और उनका अनुभव संगत जी मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ऐसे गुरुजी हमें कई सारे चमत्कार दिखते रहते थे और बहुत जगह के कार्ड, इनविटेशंस गुरुजी हमें कई जगह पर आने के साथ ले जाया करते थे। और गुरुजी अक्सर मुझे बोला करते थे, पंजाबी में बोला करते थे कि तू अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यहाँ ले आ, मैं सबको ब्लेस करूँगा और ब्लेस करवा ले, फिर मैं चला जाऊँगा। तो हमें लगा कि गुरुजी जलंधर चले जाते थे, चंडीगढ़ चले जाया करते थे, तो हमें लगा कि गुरुजी वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, हमें यह ध्यान नहीं था कि गुरुजी को तो चोला छोड़ देना है, वो समाधि ले लेंगे और गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं चले जाना है। तो सबन ने लिया, ब्लेस करवा ले। मेरे साथ बहुत सारे साथी लोग गए, बहुत फ्रेंड्स गए, सबको ब्लेस भी किया गुरुजी ने। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गुरुजी की असीम कृपा सब पर बरसी है। संगत जी, 2001-2002 की बात है। मेरी डॉक्टर बहुत छोटी थी, वो 15-16 साल की ही थी। और संगत जी, उसके पेट में बहुत दर्द रहता था। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था। और बस उसने गुरुजी के यहाँ दरबार में जाके एक ही लंगर किया और दोबारा वो पेट का दर्द उसको कभी नहीं हुआ। इसको आप क्या कहोगे संगत जी? बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि मेरे यहाँ आते हो तो लंगर चख लिया करो, लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया करो, जो शक्ति है वो डिवाइन शक्ति इसी में है। एक बार संगत जी, हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो मेरे पास कौन बनेगा करोड़पति से फ़ोन आता है। तो उन्होंने बोला कि हम कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं और शाम को हम दोबारा फ़ोन करेंगे, आपको अमिताभ बच्चन जी से बात करने का मौका मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि 10 लोगों में से वह किसी एक को फ़ोन करेंगे और जिनको भी वो फ़ोन करेंगे उनको केबीसी के लिए चुना जाएगा। तो मैंने कहा कि आप मजाक कर रहे हो क्या? तो कहते हैं कि हम नहीं, हम सीरियसली वहीं से बात कर रहे हैं। अब संगत जी, शाम को उनको 6:30 बजे फ़ोन करना था, 6:30 हो गए, 6:35 हो गए, 6:40 हो गए और उनका फ़ोन नहीं बजा। और मुझे लगा कि भाई अपना तो नाम कट गया लिस्ट में से। मैंने गुरुजी महाराज का सबूत रखा, फ़ोटो रखा और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज आज फ़ोन तो करवा दो। और इतनी देर में वहाँ से फ़ोन आ गया और वहाँ से आवाज़ आई कि अभी थोड़ी देर में आपसे अमिताभ बच्चन जी बात करेंगे। और उनसे बात की और बात करने में बड़ा आनंद रहा। और उस टाइम पे गुरुजी ने हमें इनाम भी दिलवाया। तो संगत जी, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े गुरुजी के ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हैं। एक बार संगत जी, मेरे बेटे अभिनव ने मुझसे कहा कि रात में गुरुजी सपने में आए और उसने कहा कि उन्होंने छत पर हेलीकॉप्टर उतार दिया और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि बैठ, मैं तुझे शहर का
करा के लाता हूँ। तो उसके सुबह अब मुझे सपना सुनाया और शाम को हम गुरुजी के दरबार में गए। और जैसे हम दरबार में गए, गुरुजी मेरे बेटे को कहते हैं कि शाम को तुझे मैंने हेलीकॉप्टर में सैर करवाई, कैसी रही? आपको क्या कहोगे आप संगत जी? गुरुजी सब कुछ जानते थे और कई बार जो संगत नई नई आती थी दरबार में, तो सीधे ही गुरुजी उसको अपने नाम से बुला लिया करते थे। और लोग इतने हैरान होते थे कि हम गुरुजी के यहाँ पहली बार दरबार में आए हैं और गुरुजी हमारा नाम कैसे पता? तो संगत जी, गुरुजी सब कुछ पढ़ लिया करते थे। जो भी संगत अंदर आती थी और गुरुजी से एक बात और कही थी कि जन्म पत्रिकाओं पर विश्वास नहीं करना और मुझे बेटी का रिश्ता करना था। तो मैं गुरुजी के दरबार में गया और मैंने कहा कि गुरुजी, ये 2 बायोडाटा लेकर आया हूँ। तो मैंने कहा कि 2 लड़के हैं, आप देख लीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं ब्लेस कर देता, जा तेरे को जिससे करनी है तू कर ले। और गुरुजी ने मुझे कहा कि ये लोग जन्म पत्रिका मिलाते रहते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको जिस लड़के से शादी करनी है कर दो। शिवरात्रि का दिन था, बड़े मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था और बहुत बहुत हजारों में संगत आई थी और मैं भी लाइन में लगा हुआ था। और दूर से गुरुजी ने मुझे देखा और अपने पास बुला लिया। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कुड़ी दा रिश्ता कर देता? तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो नहीं किया मैंने। तो गुरुजी ने कहा कि जा अब कर दे। फिर मैंने कहा जय गुरुजी संगत जी, आप देखिए इतनी सारी संगत वहाँ आया करती थी और गुरुजी हर संगत की बात को ध्यान रखते थे। गुरुजी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत कृपा करते थे और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी की कब ब्लेसिंग हमें मिल गई है। और ऐसे ही गुरुजी के साथ जीवन चलता रहा और बहुत गुरुजी के साथ हम लोग गए, कभी मेरठ, कभी जलंधर, कभी चंडीगढ़। और संगत जी, आपको बताऊं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर गुरुजी के दरबार में बैठा करते थे। तो गुरुजी बोला करते थे कि चलो चलो अपोलो वाले चलो, नोएडा वाले चलो। और संगत जी, दरबार में जो डॉक्टर आते हैं, जब उन्हें पता चला कि पेशेंट की जान जाने वाली है और उस पेशेंट को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, तो उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट ही सारी बदल जाया करती। तो ऐसी असीम कृपा गुरुजी की है, ऐसी गुरुजी की बहुत कृपा हुई है। गुरुजी महापुरुष हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, वह शिव रूप हैं और महाशिव रूप में हैं। और अगर जो कुछ भी बताने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी क्षमा करना। मैं सभी संगत से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी के ध्यान में रहो, गुरुजी का ध्यान करते रहो, बड़े मंदिर आते रहो, सब कल्याण होगा। गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी के ही प्यारी और पुरानी संगत जूही जैन आंटी का है। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 1999 में स्टार्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड पहले से ही दिल्ली में रहते थे और मैं बच्चों के साथ सहारनपुर में रहती थी। अब संगत जी, बीच में बच्चों की छुट्टियां पड़ी तो मैंने सोचा कि मैं भी दिल्ली आ जाती हूँ और बच्चों को वहीं सहारनपुर में छोड़कर 2-3 दिन के लिए मैं दिल्ली आ गई। अब जब मैं दिल्ली आई तो हमारी यहाँ पर एक फ्रेंड है दर्शन आंटी, मेरा उनसे मिलने का मन था और जब मैं उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ और तुम लोग भी गुरुजी के यहाँ आ जाओ। तो मैंने सोचा कि दर्शन आंटी इतना गुरुजी के बारे में बात करती है तो हम गुरुजी से भी मिल लेंगे और वही बात दर्शन आंटी से भी मिल लेंगे। अब टाइम पर संगत जी, मेरे हाथों के जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत पेन रहता था, उनमें बहुत स्वेलिंग रहती थी और मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। इवन रात को भी मुझे रिस्ट बैंड बांध कर सोना पड़ता था। हम लोग एम्पायर स्टेट में गए, दर्शन से मिले और हम लोग सब अंदर गुरुजी के दरबार में गए और वहाँ बहुत ही कम संगत बैठी हुई थी और गुरुजी ने बहुत सुंदर सा ब्लैक और रेड कलर का चोला पहना हुआ था। उनके पैरों में स्पोर्ट्स शूज थे और पास में एक फोन भी रखा हुआ था और उन्हें देखकर मुझे लगा कि अरे ये तो शान पिक्चर में जो शकाल है वैसे लग रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे आगे बिठाया और मेरा नाम पूछा और फिर गुरुजी ने मुझे कहा, जूही आंटी दिल्ली आ जाओ,
और आप आया करो। बस संगत जी, इतनी ही मेरी गुरुजी के साथ बात हुई और फिर जैसे जैसे हमें दर्शन आंटी ने बताया, हमने लंगर किया, हम हाथ धोकर वापस दरबार में आए, गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ गए। अब रात को सोई और जब मैं सुबह उठी संगत जी, तो मेरे जॉइंट्स पेट में जो दर्द था वो नहीं रहा और मुझे खांसी भी थी, वो भी नहीं थी। और मैंने दर्शन आंटी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो बस सिर्फ हंसी और बस संगत जी ये सब चलता रहा और मैं वापस सहारनपुर पहुंच गई। फिर एक दिन अचानक 11 दिसंबर 1999 में ही मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया और कहते हैं कि हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और मैंने नोएडा में मकान ले लिया है, तुम बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाओ। और संगत जी, मैंने कार में सामान डाला, जितना हम ले सकते थे वो सामान लिया, बाकी सामान वहीं छोड़ दिया और हम लोग सहारनपुर से दिल्ली आ गए। नोएडा में हम लोगों ने घर लिया था, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए और पता नहीं कैसे हम गुरुजी से जुड़ते चले गए और हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। और संगत जी, तब तक मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था और मेरी बच्ची को मैं 20 सेकंड में से निकाल कर आई थी। और तो हमने डीपीएस के पास ही अपना घर लिया था, तो मैंने सोचा कि डीपीएस में ही इसको एडमिशन करवा देंगे। लेकिन संगत जी, बहुत मुश्किल था वहाँ एडमिशन करवाना। बच्चों को कंप्यूटर पढ़े, इसलिए सोचा कि बच्चों के स्कूल के पास ही घर लेते हैं। संगत जी, 3-4 महीने बीत गए और इसी बीच हम गुरुजी के पास जाते रहे, लेकिन हमारे मन में कभी यह विचार आया ही नहीं कि हम गुरुजी के से कुछ मांग लें या गुरुजी को अपनी कोई बात बता दें। कभी ये सब मन में आया ही नहीं, बस हम जाते रहे गुरुजी के पास। जब डीपीएस के फॉर्म वगैरह निकले तो उन्होंने कहा कि भैया, मीट सेशन में तो कोई एडमिशन होते ही नहीं है। अब चूंकि मेरी बच्ची ऑलरेडी क्लास 2 से वहाँ से सहारनपुर से आई थी, तो स्कूल वालों ने कहा कि क्लास 3 के लिए तो अभी ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं और कोई बीच में एडमिशन भी नहीं लेते। अगर इसको कोई एक सीट खाली होती है तो हम आपको बताएंगे। अब संगत जी, मैं आपको बताऊं, उस साल क्लास 3 के लिए सिर्फ 3 सीट थी और बच्चे बहुत सारे थे, लगभग 24 से 25 बच्चे थे। गुरुजी का नाम लेकर हमने फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट किया और हमें फॉर्म मिल गया और हमने वह फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। और उसके बाद बच्चे का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और उस 3 सीट में से 1 सीट मेरी बच्ची को मिली। और संगत जी, ये तो मेरी छोटी वाली बेटी का एडमिशन की बात रही। मेरी जो बड़ी बेटी थी वो ऑलरेडी वेलम में बोर्डिंग हाउस में थी। हमने वेलकम से बोर्डिंग हाउस से उसे निकाल लिया और हमने उसे भी दिल्ली बुला लिया। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से कोई भी दिक्कत उसके एडमिशन में नहीं हुई। और संगत जी, हमने तो सुन रखा था दिल्ली में बहुत मुश्किल होता है एडमिशन करवाना बच्चों का, बहुत डोनेशन लगता है, बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। दोनों ही बच्चों का बहुत ही स्मूथली एडमिशन हो गया। और उसके बाद 2001 में हम लोगों ने अपनी नई गाड़ी खरीदी, कॉलेज। और संगत जी, जब गाड़ी आई हमारे घर में कॉलेज, तो हमने सोचा कि एक ट्रिप पर जाया जाए। तो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा प्रोग्राम बना लिया, जयपुर जाने का। सारी बुकिंग हो गई, सारे अरेंजमेंट्स हो गए, लेकिन संगत जी, हमने ट्रिप पे जाने की जो परमिशन है, जो आज्ञा है, वो गुरुजी से नहीं ली थी। और संगत जी, जाने के एक दिन पहले हमने सोचा कि कल हमें जाना है, तो हम एम्पायर स्टेट जाकर कि गुरुजी से परमिशन आज्ञा ले लेते हैं। और जब हम दरबार में पहुंचे, इससे पहले संगत जी मैं कुछ कह पाती, गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने हाथ से काट दिया। सोनीपत में एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और गुरुजी ने कहा कि कल वहाँ पर आना है आपको। और आकर के मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी ने कार्ड दिया है और वहाँ आने के लिए बोला है और कल तो हमें जाना भी है। तो हस्बैंड कहने लगे कि एक काम करो, तुम गुरुजी को जाके मिलो, बताओ कि हम कल राजस्थान के लिए निकल रहे हैं।
तो गुरुजी कुछ भी नहीं करेंगे। आई सेड ओके, और मैं गुरुजी के पास गई और मैंने कहा कि गुरुजी, हमारा प्रोग्राम तो फ्रेंड्स के साथ राजस्थान जाने का हुआ है और हमारी सारी बुकिंग हो गई है। और संगत जी, जैसे ही मैंने यह बोला, गुरुजी बहुत गुस्सा हुए और गुस्से में बोलते हैं जा फिर। और मैं दोबारा अपने हस्बैंड के पास आई और मैंने कहा कि भाई, गुरुजी तो बहुत नाराज़ हो रहे हैं और उन्होंने मुझे ऐसा कहा है। अब संगत जी, हमारी सारी रात सोचते रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी, हम थोड़े ज़्यादा स्मार्ट बन गए। हमने सोचा कि चलो पहले सोनीपत चलेंगे और फिर उसके बाद राजस्थान निकल जाएंगे। और संगत जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग सब गाड़ी में बैठे, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स की फैमिली, हम लोग सीधे सोनीपत पहुंचे। वहाँ गुरुजी के दर्शन करें। हालांकि गुरुजी गुस्से में थे और हमें पता चल रहा था, क्योंकि गुरुजी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। और संगत जी, हमने मन ही मन में गुरुजी से आज्ञा ली और हम राजस्थान के लिए चल पड़े। अब संगत जी, वहाँ से सीधे हम जोधपुर पहुँचे। जोधपुर में हम एक मॉडल के पास हमने अपनी गाड़ी पार्क की। संगत जी, हम गाड़ी में से उतरे ही थे कि मेरे हस्बैंड उतर करके कॉलेज के पीछे जो बहुत बड़ा डोर होता है वहाँ पर जाकर खड़े हो गए और हमारे जो 2 बच्चे थे वो गाड़ी से उतर रहे थे। अब संगत जी, कहीं से एक बस आई और रिवर्स लेते हुए उन्होंने गाड़ी को टक्कर मार दी। पता नहीं संगत जी किस तरीके से बच्चे और मेरे हस्बैंड बच गए। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। हम लोग बहुत परेशान हुए। हमने गाड़ी ठीक करवाई। हमें 2-3 दिन जोधपुर में रुकना पड़ा। अब संगत जी, हमने अपनी गाड़ी पूरे तरीके से ठीक करवा ली और वहाँ से हम लोग उदयपुर के लिए निकल गए। अब संगत जी, जैसे ही हम उदयपुर में एंटर होने लगे थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सीवियर चेस्ट पेन होने लगा। ऐसा लगा रहा था जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया हो। इसके पहले संगत जी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हमने देखा कि हमारे सामने एक हॉस्पिटल है। हम उन्हें वहाँ ले गए और जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उन्हें दिया गया। हालांकि उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ था, पर हार्ट में दर्द होने की वजह से उन्हें जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया वो हार्ट से रिलेटेड ही था। अब यहाँ पर भी संगत जी, हमें गुरुजी ने बहुत बहुत बचाया। और संगत जी, हम लोग उदयपुर भी 2-3 दिन रुके और उसके बाद संगत जी हम लोग जैसलमेर गए। अब संगत जी, जैसलमेर में घूमकर हम लौट रहे थे कि हमारी गाड़ी के जो पहिए हैं वो रेत में धंस गए। और संगत जी, जितना हम गाड़ी को चलाते वो पहिए उससे ज़्यादा रेत में धंस जाते। और संगत जी, सुनसान सड़कें थी। हालांकि सड़कें बहुत अच्छी थी, लेकिन दोपहर का टाइम था, वहाँ कोई भी नहीं था, बहुत गर्मी थी। हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग तरीका खोजने लगे कि किस प्रकार से इससे को निकालें। कोई ना कोई तो तरीका होता होगा। हम लोग बहुत मशक्कत करते रहे। हमने गुरुजी का नाम लिया और तभी हमें एक जीप में 3-4 लोग जो लोकल के ही थे हमें आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने गाड़ी को रोका और हमसे पूछा और उन्होंने जब गाड़ी को देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया। और संगत जी, वो लोग लोकल थे, उन्हें ट्रिक पता थी। उन्होंने लकड़ी का एक डंडा ऐसा कुछ किया, रेत में डाला और कुछ उन्होंने प्रेशर किया और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। उन्हें ट्रिक पता थी। अब तक संगत जी हमें समझ आ चुका था कि गुरुजी हमें क्यों मना कर रहे थे। और संगत जी, हमने अपनी नासमझी में गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना की और इस ट्रिप को कंप्लीट करने की कोशिश की। अब संगत जी, वहाँ से चलकर हम बीकानेर रुके। बीकानेर में हम लोग एक बहुत सुंदर 5 स्टार होटल में ठहरे। आराम से खाना वाना खाया, घूमे, सब कुछ किया, रात में सोए। अगले दिन सुबह हमें पता चला संगत जी की उस होटल के एक पूरे पोर्शन में आग लग चुकी और हम लोग सोते ही रहे। हम जिस लिविंग रूम में हमारा रूम था उस विंग में आग नहीं लगी थी, दूसरे विंग में आग लगी थी और उस विंग को पूरा खाली करा दिया गया था। सीधा ही संगत जी बीकानेर से हम दिल्ली आए। तो आते ही हम गुरुजी के पास गए और संगत जी, गुरुजी बहुत नाराज़ थे कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया और कहा तुम वहाँ बैठो। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम अंदर बैठ सकती हो। और संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा। हम जाते गुरुजी के दरबार में, मेरे हस्बैंड को गुरुजी
बाहर ही बिठाते और मुझे अंदर बिठा देते थे और मेरे हस्बैंड को वही बाहर ही लंगर मिलता, बाहर ही प्रसाद मिलता, लेकिन गुरुजी उन्हें अंदर मंदिर में आने नहीं देते थे। अब संगत जी इस सिलसिले को पूरे करीब 1 साल हो गया। मैंने 1-2 बार गुरुजी से बात भी करनी चाहिए, पर मैं कर नहीं सकी और गुरुजी ने कुछ जवाब भी नहीं दिया। अब संगत जी कुछ समय के बाद गुरुजी यहाँ दिल्ली से जालंधर चले गए थे और तब भी वह हमसे नाराज थे और हमें लगा संगत जी कि अभी तक गुरुजी हमसे नाराज हैं और हमें उन्हें खुश करना चाहिए, हमें उन्हें प्लीज करना चाहिए। तो हमने सोचा कि हमें उनके पीछे पीछे जालंधर जाना चाहिए, जबकि संगत जी उस टाइम पर दिल्ली वाली संगत को मना था जालंधर जाने के लिए। अब संगत जी हमने ट्रेन का टिकट करवाया, बच्चों को दादी के पास छोड़ा और हम लोग गुरुजी के पास जालंधर मंदिर पहुंच गए। हमने वहां पर लंगर किया और हमें वहां पर एक रात रुककर अगले दिन आना था और रात में ही 12 बजे गुरुजी ने कहा कि यहाँ गाड़ी जा रही है दिल्ली, इसमें बैठो और वापस जाओ। अब संगत जी हमें तो लगा कि गुरुजी बहुत नाराज हैं, क्या करना चाहिए, परंतु गुरुजी की आज्ञा हुई तो हमें जाना तो पड़ेगा ही। और संगत जी हम लोग रात में ही दिल्ली वापस आ गए। करीब सुबह 4-4:30 बजे हम दिल्ली एंटर हो गए थे। अब संगत जी घर आके मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो रिटर्न का टिकट कैंसिल कराते हैं और देखा तो पता चला कि हमारा जाने का टिकट ही उसी दिन का था और हम उससे पहले दिन ही वापस आ गए थे और किसी ने हमसे ट्रेन में चेक भी नहीं किया और हमारा रिटर्न उनके नेक्स्ट डे था। यानी हमारे आने और जाने दोनों के टिकट ऐसे इट इज रिजर्व थे और हमने आने और जाने दोनों टिकट्स कैंसिल कराए। और ये रात गुरुजी को जरूर पता थी, तभी हमें गुरुजी ने उसी रात वापस भेज दिया। और बहुत आश्चर्य की बात, गुरुजी की ट्रेन में हमने अपना टिकट चेक भी नहीं करवाया और टिकट जब हमारे हाथ में था तब भी हमारा ध्यान उस टिकट की डेट पर नहीं गया। अब संगत जी गुरुजी हमसे इसी प्रकार से नाराज चलते रहे और धीरे धीरे सब चलता रहा और 2002 में आ गए। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि गुरुजी से बात करूंगी और मैं गुरुजी के पास गई और मैंने कहा गुरुजी, और बस गुरुजी ने कहा और गुरुजी वो जोर से हंस पड़े और उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी अंदर बुला लिया। उसके बाद संगत जी सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा जा तुझे ब्लेस कर देता। संगत जी हमें समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने हमें किस चीज़ से ब्लेस किया, क्या किया। तो हम पता चला कि हमें 3rd बेबी होने वाला था, हमें 3rd साइड आने होने वाला था। और संगत जी उस ड्यूरेशन में मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो रही। और संगत जी जब भी गुरुजी के पास जाती थी दरबार में एम्पायर स्टेट में, वहाँ स्टेयर्स बनी हुई थी और मैं वहीं पर बैठकर लंगर प्रसाद लिया करती थी और गुरुजी चलते चलते अपने रूम की तरफ जाते थे और तिरछी निगाहों से मुझे देखते थे और मेरी तबीयत उसी वक्त ठीक हो जाया करती थी। और इसके बाद मैंने 10-12 दिन बहुत अच्छे निकले और जब भी तबीयत खराब होती मैं गुरुजी के दरबार में पहुंच जाती, क्योंकि संगत जी उस ड्यूरेशन में मैंने रोज आना गुरुजी के दरबार में बंद कर दिया था और वो भी मैंने बंद किया था गुरुजी की आज्ञा से। 2003 में मेरी बिटिया हुई, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन संगत जी जब वो 2-3 महीने की हुई तो हम उसे लेकर गुरुजी के दरबार मंदिर में गए। उस दिन गुरुजी ने दरबार में येलो कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी उठे और मेरे पास से होकर ये आगे निकल गए और थोड़ी दूर रुके, फिर से पलट करके मुझे पूछते हैं क्या नाम रखा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी हमने इसका नाम आद्य रखा है। गुरुजी अपने रूम तक गए और वापस पलट कर आते हैं और गुरुजी आके मुझे कहते हैं कि इसको तो महिमा कहें। मुझे समझ में नहीं आया कि इसको महिमा क्यों बोलूं। तो फिर वहाँ मुझे संगत ने समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसका नाम महिमा रखो और उस दिन से हमारी बेटी का नाम महिमा हो गया। और वहाँ वह हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से दिए हुए बच्चे सभी बड़े होशियार होते हैं और वैसे ही मेरी बेटी भी है। और उसी तरीके से हम गुरुजी के पास आते रहे, हमारी जर्नी चलती रही। छोटी बिटिया की वजह से
थोड़ा कम हो गया था, पर हम 10-15 दिन में गुरुजी के दरबार में पहुंच जाया करते। अब संगत जी, उस समय गुरुजी ने बच्चों को दरबार में लाने के लिए मना कर दिया था और बस ऐसी जनवरी चलती रही। 2005 के आसपास महिमा के कान में एक इन्फेक्शन हुआ और उसके कान के में पस आने लगी। और संगत जी, हमने उसका बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, पर तभी भी हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि हम इसे गुरुजी के पास ले जाएं। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, दिल्ली के बाहर भी, और जब तक एंटीबायोटिक देते तब तक ठीक रहता, और जैसे ही वो एंटीबायोटिक छोड़ती उसको फिर से पस आना शुरू हो जाती। एक बार 2006 की बात है कि हम गुरुजी के दरबार में थे और काफ़ी रात हो गई थी और हम लोग वहाँ अकेले बैठे थे और वो थोड़ी सी संगत थी और गुरुजी उस दिन सफ़ेद चोला पहना हुआ था और वो हमारे पास से निकले। तो मैंने कहा खड़े होकर कि गुरुजी, इसके कान में बहुत पस आ रहा है, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बड़ी डांटते हुए कहा कि अपने लिए ना मांगिया कर, दूसरों के लिए मांगा कर, और ऐसा कहकर गुरुजी अपने कमरे में चले गए। अब मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि यह क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। और संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी अपने आप ही ठीक हो गई। और संगत जी, उस दिन के बाद मेरी कोशिश रही कि मैं अपने लिए कभी भी ना मांगूं और ना ही अपने बच्चों के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वैसे ही गुरुजी ने बोल दिया था कल्याण कर देता, और वैसे ही गुरुजी ने हमारी फैमिली का कल्याण कर दिया था, आशीर्वाद दे दिया है। तो हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि वही सब कुछ ठीक कर देंगे, वही सब कुछ कल्याण करेंगे, वही सब कुछ देंगे, और गुरुजी ने हमें आप सब कुछ करेंगे, और अभी तक वही सब कुछ करते आ रहे हैं। हम उनकी शरण में हैं और उनकी निगाह हम पर है। अब संगत जी, 2006 के आसपास ही मेरी छोटी बहन का जो बेटा है उसे एक प्रॉब्लम डायग्नोस हुई, जिसका इलाज इतना आसान नहीं होता। दुनिया में सिर्फ 3-4 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम से निकल आए हैं। फिर डरते डरते मैं गुरुजी के पास उस बच्चे की फोटो लेकर गई और मैंने कहा कि गुरुजी, इस बच्चे को यह प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने एक बार इस फोटो को देखा और कहा ठीक हो जाएगा। और फिर मुझे कहा कि जब तू अगली बार आएगी तो तांबे की कड़वी लेके आ। और मैं अगले दिन बाजार गई, तांबे का लोटा लेकर आई, गुरुजी के दरबार पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि यही एम्पायर स्टेट में बाहर जाके कि इसको नमक से साफ करके लेके आ। और जब मैं दोबारा अंदर गई लोटा लेके तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज नहीं, इसको शनिवार को लेकर आना। अब संगत जी, शनिवार को हम दोबारा गुरुजी के दरबार में पहुंचे लोटा लेके। हमने दोबारा से लोटा साफ किया, वहाँ पर हम संगत में बैठे रहे और गुरुजी मुझे अपने आप ही बुलाया, मुझसे लोटा लिया, कुछ मंत्र बोले और उसे ब्लेस किया और कहा इस लोटे को अपनी बहन तक पहुंचा देना और कहना कि रात में जल भरकर रखें और इस जल को सुबह उसे पिला दे और बच्चे हुए जल से स्नान कराए। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो वह काफ़ी बड़ा हो गया है। मतलब संगत जी, उसे ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसे निकलना बहुत मुश्किल था। हम लोग गुरुजी के पास ऐसे ही जाते रहे। गुरुजी ने समाधि ले ली, इसके बाद भी हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे। अब संगत जी, 2015 और 16 के बीच मेरी बीच वाली जो डॉटर है वह आई और कहती है मम्मा, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जो मम्मा है वो कोमा में चली गई है और बहुत ज़्यादा अनएबल है, ठीक नहीं है, और मम्मा उसके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं। और मेरे फ्रेंड्स की एक छोटी सी सिस्टर है मनुआ, जितनी अगर उसकी मम्मा को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। और संगत जी, यह बात सुनकर सडन मेरे मन में आया, गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्लीज सुने, बचा लीजिए। हालांकि संगत जी, डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था, फिर उनका बचना बहुत मुश्किल है। फिर संगत जी, मैंने अपनी बेटी के फ्रेंड को फ़ोन किया और कहा कि बेटा, मेरे पास गुरुजी का एक सबूत है, पर मैं तुम्हारे पास कैसे भेजूँ। तो मैंने कहा कि मैं इस सबूत को फ़ोन कर भेज रही हूँ, तुम इसे डाउनलोड करवा लेना और उस सबूत को अपनी मम्मा से तकिए के नीचे रख देना। उसने कहा ठीक है आंटी, और उसने मेरी
ये बात मानी भी और संगत जी सबूत रखने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मम्मा कोमा से बाहर आ गई एंड विद इन 40 आवर्स वो ठीक होकर अपने घर भी आ गई। अच्छा संगत जी, मैंने बच्चों को जरूर यह कहा था कि जब तुम्हारी मम्मा ठीक होकर घर आ जाए तो एक दिन बड़े मंदिर होकर आ जाना। अब संगत जी वो तो बच्चे थे भूल गए। अब 1 महीने बाद जब बच्चे का फोन आया और कहने लगा कि आंटी मम्मा की तो फिर से तबीयत खराब होने लगी है, और एकदम से मेरे दिमाग में आया और मैंने उससे पूछा बेटा तुम लोग बड़े मंदिर गए थे या नहीं। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं आंटी हम तो नहीं गए। तो मैंने कहा कि ठीक है एक बार तुम बड़े मंदिर हो आओ, गुरु जी का शुक्राना करो। अब वो मेरी डॉटर और 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे होकर बड़े मंदिर गए और वहाँ शुक्राना करके जब वो वापस आ गए उसके बाद से उसकी मदर बिल्कुल ठीक रही और संगत जी आज भी उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक। एक सबसे अच्छी बात यह रही कि उसकी बेटी का जो फ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा रिस्क में था अपनी जॉब पर, और गुरु जी ने शायद उसको ब्लेस करने के लिए यह सब किया था। ऑल ऑफ सडन इससे इतनी अच्छी तरक्की की, आज वह बहुत अच्छी पोजीशन पर है। आज वह अब्रॉड में है और एक के बाद एक अचानक उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई संगत जी। वो इतनी अच्छी जॉब है कि कोई अमेजिंग भी नहीं कर सकता। इतनी जल्दी एट द एज ऑफ 30 कोई बच्चा इतनी प्रोग्रेस कर सकता है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए यह सब किया था। इसके बाद संगत जी हम गुरु जी के घर में ही सत्संग करते रहे, बड़े मंदिर आते रहे। अब 2020 में एक बार मैं वॉक करके आई संगत जी, तो मुझे लगा कि मेरी पर्स रेट बहुत बड़ी हुई है और मुझे बहुत सफोकेशन फील होने लगा, और यह लगभग कोविड का ही था। ये दिसंबर 2020 की बात है। अब मन में वहम आने लगा कि कहीं कोविड का नहीं आग हो गया। घर में पर्स मीटर था, हमने उसे मेजरमेंट किया तो बहुत बड़ा हुआ आया था और मैं जाके लेट गई, और जब उठी तो हमने उसे मेजरमेंट किया तो वह बहुत बड़ा हुआ था और मैं जाके लेट गई, और जब सुबह उठी तो बहुत नॉर्मल थी। मैं सुबह सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद सडन पल्पिटेशन स्टार्ट हो गया और मेरी ब्रीथिंग ट्रबल फिर से शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड मेरी डॉक्टर मुझे पासम भारद्वाज हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, और वहाँ उन्होंने ईसीजी किया, और ईसीजी करके उन्होंने बताया कि ये तो बहुत मेसिव हार्ट अटैक आया है, और जो कुछ भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो उन्होंने मुझे दे दिया, और उन्होंने कहा कि एक कदम भी नहीं चलना है। और उस दिन संडे था तो वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर्स नहीं हैं तो हम इसे कैलाश हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट के तो कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। और वो मुझे जब लेकर कैलाश हॉस्पिटल पहुँचे तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा कि वो जो मैं बुक पढ़ती हूँ गुरु जी की लाइफ ऑफ डिविनिटी दिव्य आभा, वो मुझे चाहिए। उन्होंने मुझे वो बुक ही लाकर दे दी। जब ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो संगत जी मैं अपने साथ गुरु जी का एक स्वरूप भी ले गई थी, और मैंने उस स्वरूप को गुरु जी की जो लाइफ ऑफ डिविनिटी बुक है उसमें रखा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ होगा नहीं। फिर भी हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब मैंने संगत जी वहाँ पर लाइफ ऑफ डिविनिटी बुक को खोला तो उसमें एक सत्संग था जिसमें गुरु जी ने संगत को समोसे से क्योर किया था, और उस सत्संग में लिखा हुआ था कि उस संगत की पल्स रेट 180 पहुंच गई थी। और जब गुरु जी के पास आई तो गुरु जी ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम लंगर करो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसे पढ़कर अपने हस्बैंड से कहा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। और यह बात मुझे गुरु जी के सत्संग के माध्यम से बताया है। और जब कैलाश हॉस्पिटल में मेरा ईसीजी हुआ तो डॉक्टर शौक में आ गए, कहा कि आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। और पूछने लगे कि भाई पहले ईसीजी में ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ तो अब कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर भी उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हार्ट केयर यूनिट में एक रात के लिए रख लिया। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर कबीर आए और उन्होंने कहा कि हम लोग एंजियोग्राफी तो जरूर करेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि हार्ट में कोई ट्रबल थी या नहीं, और अगर फिर से कुछ
कभी कुछ होता है तो आपको भाग कर नहीं आना पड़ेगा। और संगत जी, डॉक्टर ने आगे कहा कि वैसे तो 90 पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे एंजियोग्राफी के लिए अंदर ले जाइए, लेकिन गुरुजी का सबूत मेरे साथ अंदर जाएगा और आप इस सबूत को मेरे पास से नहीं हटाएंगे। और डॉक्टर ने कहा ठीक है। उन्होंने एंजियोग्राफी की और फिर मुझे उन्होंने एंजियोग्राफी के करने के बाद में कहा कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, सब कुछ ठीक है। और 5 मिनट के बाद मुझे वापस भेज दिया और करीब 1 महीने तक मेरी मेडिसिन चली और फिर उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, अब आपको मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सिर्फ मुझे गुरु जी ने ही बचाया है संगत जी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक हॉस्पिटल में बताया गया है कि मुझे मैसिव हार्ट अटैक आया है और दूसरे हॉस्पिटल में कुछ आया ही नहीं। अब संगत जी, 2019 में मेरी जो बीच वाली डॉटर है वो यूएसए से मास्टर करके वापस भारत आ गई और 2019 नवंबर में ही उसकी शादी वहीं फिक्स हो गई थी। लड़का वहीं था, उसके पेरेंट्स भी वहीं थे। और संगत जी, हमने 2019 में ही फियांसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया और ये जो फियांसी वीज़ा है वो ये वीज़ा कहलाता है। अब संगत जी, 2020 में लॉकडाउन आ गया और यही अटक गया, ना वीज़ा हुआ ना कुछ हुआ। और इवन संगत जी, हमारा वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका था और हम में से कोई भी नहीं जा सकता था और हमें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कितने दिन तक ये सब चलेगा। और अब 2020 पूरा हो निकल गया और 2021 आया तो हमारे एक फूफा जी जो जन्मपत्री देखते हैं, हालांकि हमने कभी उनसे पूछा नहीं था, पर उन्होंने बच्चों की जन्मपत्री बचपन में देख रखी थी। तो अचानक से उनका फ़ोन आया और पूछते हैं कि शादी का क्या सोच रहे हो तुम उसकी। तो मैंने कहा कि फूफा जी, ऐसी बात है और हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इसकी शादी हो जाए। अगर लॉकडाउन खुले तो कहने लगे कि अभी उसकी शादी अभी नहीं हो सकती। अब फूफा जी ने पत्रिका में किसी प्लानेट की पोजीशन बताई कि उसकी वजह से उसकी शादी 2023 में ही हो गई। अब हम संगत जी बहुत घबरा गए कि इतनी लंबी एंगेजमेंट कैसे चलेगी, जिसमें बच्चे एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं और इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पर ज़्यादा बातें भी नहीं हो रही हैं। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, अब आपको ही देखना है। और मैंने कहा कि गुरुजी, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी देखना है आपको ही देखना है। अब संगत जी, मार्च 2021 में अचानक उसके पास फ़ोन आता है कि 20 के लिए और कहा कि आप वीज़ा के लिए आ जाइए। फिर उसका इंटरव्यू हुआ और उसे फियांसी वीज़ा मिल गया और जिस दिन उसको वीज़ा मिला उसके 2 दिन बाद ही वो काउंसलेट बंद हो गया और अब गुरुजी की कृपा से उसे वीज़ा तो मिल गया था, पर वह सिर्फ 4 मंथ के लिए वैलिड था। अब संगत जी, उस टाइम पर यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्रोक्लेमेशन था उसके हिसाब से ये वीज़ा वाले नहीं जा सकते थे यूएसए। अब हमें लगा संगत जी कि अब क्या होगा गुरुजी, परंतु वहाँ पर बाइंग आया और उसने सब कुछ चेंजेस किए। अब आज के अकॉर्डिंग वह यूएसए जा सकती थी। अब जब भी हम इसकी फ़्लाइट बुक कराते उस समय पे एयर इंडिया की फ़्लाइट चल रही थी और वह कहते कि हमारे पास इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो हमें नहीं पता और वह अभी नहीं जा सकती है। अब उसके बाद यह हुआ संगत जी कि जब तक उसके पास कंफर्मेशन आया, जब भी हम फ्लाइट करवाते उसकी फ़्लाइट किसी न किसी रीज़न से कैंसिल हो जाती थी। कभी एयर इंडिया खुद ही गड़बड़ कर देता था या फिर कभी कुछ रीज़न हो जाता था और हम बहुत कोशिश करते थे उसकी फ़्लाइट बुक करने की। और मैं भी निकल गया और जून आ गया। अब 2020 जून के आसपास हमारे नेफ्यू का सिंगापुर से फ़ोन आया, तो उसने कहा कि मामा मैंने फ़्लाइट बुक करा दी है और इसकी जो फ़्लाइट बुक हुई है वो 7 जुलाई की है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, अरे इतने दिन बाद, ये तो बहुत लंबा गैप है। और मैंने कहा कि नहीं, 7 जुलाई बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा कि वो बिल्कुल चली जाएगी
और उस दिन गुरु जी का बर्थडे है। और संगत जी, जब भी कोई बड़ा कष्ट होता था, गुरु जी अपने बर्थडे वाले दिन ही काटते थे। अब संगत जी वही हुआ। 7th को फ्लाइट थी, उसने एंड में पहुंची और नाइट को हमने मैरिज के लिए अप्लाई किया और 10 जुलाई 2021 में उसकी शादी हो गई। हम लोग नहीं जा पाए पर वह पहुंच गई थी और भगवान की कृपा से, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से वह वहीं पर है और बहुत बहुत खुश है। अब संगत जी 2021 के नवंबर में यहाँ पर काफ़ी डेंगू फैल रहा था और मुझे भी डेंगू हो गया और काफ़ी तेज बुखार था और मेरी तब बहुत ख़राब थी तबीयत और मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी नीचे जा रहे थे। संगत जी 15 मिनट बाद मेरी आंख खुली और वे सत्संग चल रहा था और जहाँ से मैंने सुना वो लेडी डॉक्टर यह बात कर बता रही थी कि 2010 में ऐसे ही डेंगू फैला था और डेंगू हो गया था और वह सर गंगाराम में एडमिट थी और डॉक्टर ने उसके हस्बैंड से कहा कि उसके पास 10-15 मिनट ही हैं, आप उनसे मिल लो। और यह भी कहा डॉक्टर ने कि इनको कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई हैं। और उस रात में उनके हस्बैंड के पास कोई आया हॉस्पिटल में और उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ के पास ले चलो। और जब वो अंदर लेके गए तो उन्होंने उनकी वाइफ से कहा, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी 3 बार बोलो। और जब उन्होंने बोला तो उसी टाइम से उसके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। और यह सत्संग सुनने के बाद मैंने भी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी 3 बार बोला और जब फिर सो गई और थोड़ी देर बाद मेरी फिर से नींद खुली और मुझे फील होने लगा मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ और मुझे ऐसे लगा कि मुझे दूसरे कमरे में जाना चाहिए। और मैं उठ के और जब मैं बराबर वाले कमरे में गई, मुझे तब बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु जी की प्रेगनेंस आई। और संगत जी, इस पूरे 22 साल में मुझे आज तक गुरु जी की प्रेगनेंस नहीं आई थी। मैं गुरु जी के पास जाती थी, माथा टेकती थी, लेकिन मुझे उनकी खुशबू कभी नहीं आई। और फर्स्ट टाइम मुझे गुरु जी की खुशबू आई। और जब रात में हस्बैंड काम से वापस आए तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कल से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और संगत जी, फिर वही हुआ। अगले दिन से मेरे प्लेटलेट्स बढ़ने लगे और मैं बिल्कुल 2-3 दिन में ठीक हो गई। तो संगत जी, मैंने यह रियलाइज करा कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो जो सत्संग सुनते हैं, जो करते हैं, दोनों का भला होता है। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला होता है और कहीं ना कहीं हमारी अपनी बातों का, अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। ऐसे ही संगत जी 2016 में मेरी बेटी वहाँ पर ग्रेजुएशन कर रही थी। उसे वहाँ पर स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई थी और हमें ऐसा लगा कि ये कुछ ख़राब चीज़ है और वहाँ उससे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। और यहाँ भी हमने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके वीडियो कॉल पे दिखाया तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी, मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी कि क्या किया जाए। और फिर से संगत जी, मैं लाइट ऑफ डिविनिटी कॉल पर बैठी और मुझे एक लाइन दिखाई दी। हालांकि मैंने सत्संग पूरा नहीं पढ़ा था, बस वो लाइन दिखाई दी, नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। और मैंने तभी उसे फ़ोन करके कहा कि तुझे कुछ भी नहीं होगा, गुरु जी ने कहा है। और फिर वही हुआ, उसे वहाँ पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला जो कि बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि कुछ भी घबराने की बात नहीं है, यह ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो जाएगा। कभी कभी स्किन ड्राई हो जाती है तो हो जाता है। अब बस संगत जी, हम रोज़ गुरु जी से उसकी असीम कृपा का, उनकी ब्लेसिंग का रोज़ शुक्राना करते रहते हैं। मांगने को कुछ भी नहीं होता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी सब कुछ अपने आप ही करते चलते जाते हैं। हाँ, सत्संग की मैंने एक इम्पोर्टेंस रखी है कि गुरु जी सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। बस संगत जी, आप गुरु जी पर पूरा विश्वास कीजिए, श्रद्धा रखिए, उन पर सब कुछ सरेंडर करके अगर आपने कर दिया है तो आप निश्चित हो जाइए। गुरु जी अपने आप ही आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चल